नमस्कार, आप देख रहे हो हम टीवी भारत। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच ससराम सीट से आरजेडी उम्मीदवार सत्येंद्र शाह को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। नॉमिनेशन फाइल करने के तुरंत बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सत्येंद्र शाह को झारखंड पुलिस के गिरफ्तार किया क्योंकि उनके खिलाफ और जमानती वारंट NBW लंबित था। संबंधित पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि ये वारंट पहले से ही जारी था और जैसे ही उनकी मौजूदगी की पुष्टि हुई उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिलचस्प बात यह रही कि उनके समर्थकों को इस गिरफ्तारी की जानकारी नहीं थी और नॉमिनेशन के तुरंत बाद ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। JDU सांसद संजय झा ने तीखा हमला करते हुए कहा है कि आरजेडी में ऐसे लोग सालों से रहे हैं जिनकी वजह से बिहारी कहलाना शर्म की बात बन गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM KP मौर्य ने इस घटना को लेकर महागठबंधन का तांच कसा। उन्होंने कहा, महागठबंधन का अब खत्म हो चुका है, ये सिर्फ दिखावे की राजनीति है। महागठबंधन अब न सिर्फ विचारधारा रहा, न सिर्फ दिशा का, ये सिर्फ सत्ता के लिए बना समूह है। सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी से चुनावी समीकरण में हलचल आ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरजेडी को उम्मीदवार चुनते समय इन मामलों की जानकारी नहीं थी। पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसी टाइप के लोगों को तो टिकट दिए हैं लोग, उनका थोड़े कोई कल्चर बदला है। इसी टाइप के एलिमेंट उस पार्टी में जो 15 साल पूरे दुनिया में बिहारी बोलने में शर्म लगता था, आज भी वही लोग हैं। आप गौर करके देखिएगा, जो बड़े बड़े सिंबल थे जंगल राज के, उन्हीं के परिवार के लोगों को टिकट दिया। इसलिए बिहार की जनता सब जानती है और जब रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा तो मुझे लगता है कि पूरा इस बार सब सबक मिल जाएगा। अब आप देख आए थे SIR पर, वोट चोरी पर चर्चा भी कर रहे हैं। इस बात का पूरा यात्रा जो बिहार में किए राहुल गांधी जी, इसी के नाम पर की, अब चर्चा भी कर रहे हैं कहीं SIR का। वो मुद्दा खत्म हो गया, तो वो तो पॉलिटिकल टूरिस्ट है। चुनाव में अपना टूरिज्म करने के लिए भी उनका क्या लेना देना है राहुल गांधी का बिहार से? कोई मतलब है बिहार से? कुछ बिहार के लिए कभी कुछ किया है उन लोगों ने? इसलिए और जिस तरह का आज भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अभी मुजफ्फरपुर में उनका शुरुआत हो रहा है कैंपेन का, तो मुझे लगता है कि जो एडवांटेज है वो पूरा का पूरा, चाहे अलायंस को हो, चाहे सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हो, चाहे कैंपेन को लेकर के हो, चाहे कार्यक्रम को लेकर के हो, पूरा NDA के पक्ष में तरफा। कांग्रेस में तो विवाद चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि स्थिति है, इसे पार्टी नहीं कर पाएगी, तो कोई ताकत पड़ेगा। आपसे तो देख रहे हैं क्या हाल है कांग्रेस, जो वायरल हुआ है, क्या हाल है प्रदेश अध्यक्ष का, वो आप स्थिति देख रहे हैं कांग्रेस का। फ्रेंडली फाइट क्या होता है? इसका मतलब बिहार की जनता क्या समझते हैं? अभी ही सीट के लिए अभी ही मारामारी चल रही, वो बिहार का क्या करेंगे? जब 150 4-5 पार्टी मिलकर के नहीं लड़ सकते हैं तो 13 करोड़ लोग को क्या संभालेंगे? जब एक साथ नहीं बैठ सकते, इनकी स्थिति देख रहे हैं ना, कितनी जगह आपस में ही कैंडिडेट खड़ा हो गया। आज तक ये फैसला, कल जाकर के शायद नंबर निकाले। उनको भी पता है कि रियलिटी क्या है, इसलिए अपना टाइम पास कर रहे हैं। उन्होंने जो कैंडिडेट घोषित किए हैं, मैंने कल देखा था, आप लोगों ने दिखाया था कि उसमें से एक के ऊपर डकैती का आरोप था और झारखंड की पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी गठबंधन में, पहले महागठबंधन में शामिल होने वाला था, आजकल गठबंधन से अलग हो गया है। महागठबंधन छिन्न भिन्न हो गया है और कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और जोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। महागठबंधन की गांठ वहां पड़ गई है और 2025 बिहार की जनता NDA को जिताना चाहती है और महागठबंधन को 2047 के बाद जिताना चाहती है। सर, बात कर रहे थे SC ST की, लेकिन जब सीट देने की बात आई तो राजद ने सिर्फ 22 सीटें दी हैं SC ST को। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का और कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। वह छोटी पार्टियों का भी अपमान करते हैं और दलितों और पिछड़ों और अति पिछड़ों और महादलितों के प्रति नफरत का, घृणा का भाव रखते हैं और इसकी सजा यही समाज सब मिल करके
ये 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में देने जा रहा है और एनडीए बहुत बड़े बहुमत से यहाँ पर जीतने जा सर, रहा है। डकैती के मामले में राजद के विधायक को गिरफ्तार किया गया है। नहीं, मैंने उसको बोला कि झारखंड की पुलिस से जब डकैती के मामले के आरोपी को राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा टिकट दिया गया है तो उसका ट्रेलर देखिए तो आगे पिक्चर वो कैसी दिखाने वाले हैं। धोखेबाज लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, लुटेरे लोग हैं और ऐसे लोगों को टिकट देकर के उन्होंने साबित भी कर दिया। राहुल गांधी को सर बिहार चुनाव से ज्यादा अभी पकवान बनाना जरूरी लगा। नहीं, ठीक है, वो पकवान बनावे। बिहार चुनाव के लिए एनडीए के हर कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। सभी जो पार्टी के पदाधिकारीगण, भाजपा के पदाधिकारीगण, वो दीपावली का दीप जला करके शुभकामना दे करके और सब लोग बिहार आ गए हैं और बिहार वासियों को भी दीपावली की शुभकामनाएं हैं, छठ पूजा की भी शुभकामनाएं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दिवाली के बाद राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के इलाकों में गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। इस मुद्दे पर अपोलो हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर निखिल मोदी ने चेतावनी दी है। डॉक्टर निखिल मोदी के मुताबिक जैसे ही सर्दियाँ आती है हवा की गति कम हो जाती है, ठंडी हवा ऊपर नहीं उठती है, प्रदूषण तत्व वातावरण की निचली सतह पर भी फंसे रहते हैं, इसी वजह से हवा में जहर घुलने लगता है। उन्होंने कहा है कि दिवाली से पहले ही संकेत मिल रहे थे कि हवा की क्वालिटी बिगड़ रही है और त्यौहार के बाद हालत और ख़राब होना था और विशेषज्ञों के माने तो आने वाले हफ्तों में स्थिति और बिगड़ती सकती है और अगर ठंडी और हवा बंद हो रही तो डॉक्टरों की सलाह है कि बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा के मरीज विशेष सावधानी बरतें। देखिए, जैसे ही विंटर्स हर साल आता है हम देखते हैं कि AQI बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि जैसे हवा कोल्ड हो जाती है तो विंड स्पीड कम हो जाती है और कोल्ड एयर जो है वो ऊपर नहीं उठती, तो उसकी वजह से जो लो लेवल में पॉल्यूशन उससे एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे प्रॉब्लम होती है। फर्दर अभी हमने देखा कि दिवाली पे काफ़ी क्रैकर्स भी बंद हुए हैं, तो उससे एकदम से धुआं बढ़ जाता है। पर 2 दिन पहले ही हम देख रहे थे AQI बढ़ना शुरू हो गया और दिवाली के बाद ऑब्वियसली इट इज़ एक्सपेक्टेड कि एकदम से हाई जाएगा। तो जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा तो खासकर जिन लोगों को एलर्जीज़ हैं उन लोगों के सिम्टम्स बढ़ेंगे। जिन लोगों को ऑलरेडी लंग्स की प्रॉब्लम है तो उनको सांस की दिक्कत आना, आँखों में पानी आना, नाक बहते रहना, छींके आना, गले में खराश रहना, खांसी होना, ये सब सिम्टम्स बढ़ने के पूरे चांस हैं, जो ऑलरेडी हम देख भी रहे हैं। ऑलरेडी आज दिवाली के बाद पहला दिन है और हमने देखा है कि ऑलरेडी मरीज़ आने लगे हैं। कल ही कुछ मरीज़ जो मेरे फॉलोअप हैं उनकी क्वेरीज आ रही थी, तो ये अगले कुछ दिनों में और बढ़ सकता है। क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, अगर आपको पहले से ही एलर्जी या सांस की प्रॉब्लम है, एक तो अपनी दवाई रेगुलर खाइए। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम ये है कि हम दवाई तभी खाते हैं जब हमें सिम्टम्स आने लगते हैं, हम प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लेते, तो वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पॉल्यूशन में इस वक्त बाहर कम से कम जाएं, खासकर जिन लोगों के लंग्स ऑलरेडी वीक हैं, बच्चे, बूढ़े, ये सबसे ज़्यादा प्रोन है, तो इन लोगों को बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। अगर बाहर जाना भी है तो मास्क ज़रूर लगाएं। मास्क से काफ़ी हद तक ये पॉल्यूटेंट्स फिल्टर हो जाते हैं, जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। फर्दर पानी का इंटेक अच्छा रखें। अगर आप पानी अच्छा लेते हैं तो आपका म्यूकस ह्यूमिडिफाइड रहने से पतला रहता है, जिससे आप ये पॉल्यूटेंट्स को क्लियर कर सकते हैं। डाइट में हेल्दी डाइट जिसमें प्रोटीन्स ज़्यादा होने चाहिए, खास फल फ्रूट साथ में और खाएं जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स जो आते हैं पॉल्यूटेंट्स के वो कम करने में हेल्प करते हैं। तो ये बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जो हम घर में फॉलो कर सकते हैं। स्टीम ले सकते हैं साथ में, जिससे हमारे सिम्टम्स कम हों। घर में जो घरेलू नुस्खे होते थे, हनी के साथ जिंजर का रस और थोड़ा वार्म वाटर, ल्यूकवार्म वाटर, ऐसी चीज़ों से फ़ायदा होगा। देखिए, अभी जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस टाइम पे ये कहना चाहूँगा कि जो AQI लेवल है वो बढ़ना था ही। हम ग्रीन क्रैकर्स की बात करते हैं, पर ग्रीन क्रैकर्स का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं करते। वो ग्रीन क्रैकर्स इसलिए हैं कि वो नॉइस पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन कुछ हद तक कम करते हैं, आई वुड से 30% तक कम करते हैं, पर ज़ीरो नहीं करते हैं। और
उसका मतलब ये नहीं है कि पॉल्यूशन या AQI नहीं बढ़ेगा उससे, तो वो उसका इम्पैक्ट अभी हम देख रहे हैं। साथ ही साथ सिर्फ क्रैकर्स की बात नहीं है, जो ये सीज़न चेंज होता है इस टाइम वैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता है। तो अभी स्टार्ट है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर हम अभी स्टेप्स लेना शुरू कर देंगे तो अपने आप को काफ़ी हद तक सेफ रख पाएंगे। दीपावली के बाद राजधानी दिल्ली में एक बार फिर जहरीली हवा की चपेट में आ गई है। मंगलवार सुबह दिल्ली में स्मोक की मोटी परत छाई रही और वायु गुणवत्ता बहुत खराब से गंभीर स्तर तक पहुंच गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार सुबह 8 बजे तक दिल्ली का औसतन AQI 350 रहा, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं कई इलाकों में स्थिति और भी ज़्यादा चिंताजनक रही। भवाना में AQI 423, जहांगीरपुरी में 407 और वजीरपुर में 408 दर्ज किया गया, जो सीधे तौर पर गंभीर श्रेणी से आता है। और CPCB का कहना है कि बहुत खराब और गंभीर स्तर की हवा से सांस लेने में तकलीफ और फेफड़ों में जलन और अस्थमा के मरीजों के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। और ख़ास कर बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग इस प्रदूषण से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। दिवाली के दौरान पटाखों के जलने और मौजूदा मौसमिया हालत में मिलकर हवा की गुणवत्ता को और ज़्यादा बिगाड़ दिया है। और विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में हालत और बिगड़ सकता है। अगर ठंडी और हवा बंद रही, लोगों को घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने और बच्चों को बाहर खेलने से रोकने की सलाह दी जाती है। दिल्ली फिर एक बार गैस चैम्बर बनने की ओर बढ़ रही है और ज़रूरत है तत्काल सख्त कदमों की। हम आपसे अपील करते हैं, स्वास्थ्य का ख्याल रखें और गैर जरूरी बाहरी गतिविधियों से बचें। पोल्यूशन ये एक्चुअली सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी अपने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार अगर सभी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करें तो ये लेवल्स कंट्रोल में आ सकता है। सिर्फ एक गवर्नमेंट या एजेंसी सिर्फ सोचने से नहीं होगा। एज अ सोसाइटी वी शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सी टू इट दैट वी कीप थिंग्स अंडर कंट्रोल। देयर आर क्लियर कट ऑर्डर्स जिसमें बताया गया यूज ग्रीन क्रैकर्स, अवॉइड क्रॉप बर्निंग। सो इफ वी कैन एडर टू दीज थिंग्स, I feel we would be doing a good service to the society. Thank you. पोल्यूशन अब आज से नहीं, कई सालों से बढ़ रहा है। ठीक है, अब तो यूज टू है दिल्ली के लोग तो इन चीज़ों के लिए। और इस दिल्ली पे बहुत सारे लोग जो है स्ट्रेस बहुत है, क्योंकि और भी सिटीज़ के जो लोग आ रहे हैं, खुद दिल्ली के लोग हो गए, 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी रहती है दिल्ली में। तो इतना स्ट्रेस आ चुका है सिटी के ऊपर कि वो पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इतना डर्टी गार्बेज हर जगह रखता है। तो आप उस चीज़ को कम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप अपनी दूसरी सिटीज़ को दिल्ली के बराबर नहीं करोगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते भाई। अब आप बोलेंगे पॉलिटिशियन ऐसे है, ये ऐसे, भाई लोग खुद ऐसे हैं, पॉलिटिशियन की बात क्या करोगे। लोग तंबाकू खाते रह पर यहीं फेंक देते हैं, समझ रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हैं, यहीं फोड़ रहे हैं। पुलिस वाले भी कितने रोक लेंगे, पुलिस वाले डरते हैं कि वीडियो बना लेंगे हमारी नौकरी चली जाएगी। भाई हर जगह ना ये नहीं है कि पॉलिटिकल भी है, आदमी अपने आप को भी नहीं सुधार रहा। पटाखे तो मिलेंगे भाई, वो आपके ऊपर है फोड़ना नहीं फोड़ना, फिर आप कहेंगे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। तो भाई ये हर साल चलता है, तो इसमें लोगों को अपने आप को सुधारना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी हमलों का और दौर तेज हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने महागठबंधन पर तगड़ा तांज कसा है। सीट बंटवारे को लेकर उठते सवालों के बीच उन्होंने विपक्षी गठबंधन को टुकड़े टुकड़े गठबंधन करार दिया है। शहजाद पूनावाला ने दावा किया है कि महागठबंधन ने 243 और सीटों पर 255 उम्मीदवार उतार दिए हैं, यानी कम से कम 10 से 11 सीटों पर उनके अपने ही घटक दल आमने सामने होंगे। उन्होंने सवाल उठाया है कि जो लोग आपस में सीट शेयरिंग तक तय नहीं कर पा रहे हैं, वो बिहार की तरक्की क्या तय करेंगे। पूनावाला ने कहा है कि ये गठबंधन ना तो जमीन पर एक है, ना सोच में, और यह एकता नहीं, सिर्फ सत्ता की मजबूरी है। बिहार चुनावी मोड में पूरी तरह आ चुकी है और
राजनीतिक दलों की जुबानी जंग अब सीटों के गणित पर आ टिकी है। देखना होगा कि महागठबंधन इस चुनौती का कैसा जवाब देता है। आरजेडी कई जगहों पर दोस्ताना मुकाबले की जब बात कर रही है तो चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा है कि कोई भी दोस्ताना लड़ाई जैसी चीज चुनावों में नहीं होती है। देखिए, एक तरफ है एनडीए मिशन और विशन के साथ, इसीलिए एक साथ मिशन विशन पर काम करते हुए फर्स्ट फेज ऑफ नॉमिनेशन फाइल करने से पहले ही हम लोगों ने कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, कहां से कौन प्रत्याशी लड़ेगा, प्रत्याशियों की सूची, सब कुछ डिक्लेयर कर दिया था। और आज जब हमने देखा है कि सेकेंड फेज नॉमिनेशन का ख़त्म हो चुका है, उस समय तक भी क्लियर नहीं है कि महागठबंधन में है कौन। भाई, जेएमएम है या निकल गई, वीआईपी कितनी सीट पर लड़ेगी, लेफ्ट कितनी सीट पर लड़ेगी, कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी, और 143 सीट्स पर यूनिलैटरली बिना किसी से पूछे आरजेडी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। यहाँ पर चेहरा कौन होगा ये भी क्लियर नहीं है, एजेंडा क्या होगा ये भी क्लियर नहीं है। तेजस्वी जी अपना नाम आगे करते हैं, राहुल गांधी ओवर रूल कर देते हैं। तो एक तरफ मिशन विशन है एनडीए के साथ, और दूसरी तरफ केवल कन्फ्यूजन है, केवल डिवीजन है और अपना अपना एम्बिशन है। अब सोचिए, 243 सीट्स पर महागठबंधन ने 255 कैंडिडेट्स उतारे। इसका मतलब कि कम से कम 9, 10, 11 सीटों पर ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और कहते हैं फ्रेंडली फाइट। भाई, कुश्ती और मस्ती, कुश्ती और दोस्ती साथ में कैसे हो सकती है, और फाइट कर रहे तो फ्रेंड कैसे हैं। तो इसका मतलब साफ है, जो लोग टिकट बंटवारे में एक नहीं हो सकते, सीट शेयरिंग में एक नहीं हो सकते, क्या बिहार की उन्नति प्रगति के लिए एक हो सकते हैं। और अब तो हमने देखा है कि केवल पिता बनाम पुत्र नहीं, भाई बनाम भाई नहीं, भाई बनाम बहन नहीं, पार्टी के भीतर भी इनके सिटिंग विधायक, कांग्रेस के हो या आरजेडी के हो, टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता उसको मान भी रहे। तो इसका मतलब साफ है कि ये टुकड़े टुकड़े अलायंस बन चुका है। 21 अक्टूबर को पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। वो दिन जब हम उन जांबाज पुलिसकर्मियों को याद करते हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसी कड़ी में आज दिल्ली स्थित नेशनल पुलिस मेमोरियल में आयोजित मुख्य समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की है और बहादुरों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को नमन किया। उन्होंने कहा है कि जो लोग ड्यूटी पर तैनात रहते हुए देश की अखंडता, शांति और सुरक्षा के लिए अपनी जान देते हैं, उनका बलिदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हट स्प्रिंग्स में चीनी सेना के हमलों में 10 भारतीय पुलिसकर्मियों ने वीरगति पाई थी। तभी से हर साल यह दिन पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के चनक्यापुरी में बने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को राष्ट्र के समर्पित किया था। इस स्मारक पर हर साल हजारों लोग उन वीरों को श्रद्धांजलि देने आते हैं जिन्होंने वर्दी में रहते हुए अपनी प्राणों की आहुति दी। और तो आज का दिन सिर्फ एक रस्म नहीं, एक कर्तव्य है उन बहादुरों को याद करने का जिन्होंने अपने प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए। देने को झुक जाता है। यह बड़े अफसोस की बात है कि एक लंबे समय तक पुलिस के योगदान को एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हमने उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया था। उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए जो सकारात्मक प्रयास जितने होने चाहिए थे नहीं किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पुलिस के हमारे साथियों की स्मृति को जीवंत रखने के लिए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए 2018 में नेशनल पुलिस मेमोरियल की भी स्थापना की। इसके अलावा हमने पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ बेहतर सुविधाएं भी दी हैं। पुलिस बलों के मॉडर्नाइजेशन के लिए स्टेट को भी पर्याप्त रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। आज हमारे पुलिस बलों के पास सर्विलेंस सिस्टम, ड्रोन्स, फोरेंसिक लैब्स और डिजिटल पुलिसिंग जैसे आधुनिक साधन हैं। हालांकि पुलिस को मिल रही इन तमाम सुविधाओं के बीच मैं ये कहना चाहूंगा
एक राष्ट्र के रूप में हमारे पास चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। इसलिए हमें उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने पर भी ध्यान देना होगा, और यह काम तब हो सकता है जब हम सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के साथ काम करें। सशक्त पुलिस ही सशक्त राष्ट्र की निर्माण कर सकती है, और यही हमारा ध्येय होना। जो क्षेत्र पहले नक्सलियों से के आतंक से कांपते थे, आज वहां रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और कॉलेज पहुंच चुके हैं। जो क्षेत्र कभी नक्सल हब हुआ करते थे, आज वो एजुकेशनल हब बन रहे हैं। आज वहां बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, बड़े सपने देख रहे हैं। भारत के जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से कुख्यात थे, वह अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहे हैं। सरकार जो इतने परिवर्तन कर पाई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पुलिस बलों का और हमारे सुरक्षा बलों का है। नक्सलियों के विरुद्ध अभियान की सफलता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि जो नक्सली पहले स्टेट के खिलाफ हथियार उठाते थे, आज वही नक्सली आत्मसमर्पण कर खुद को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों से यह समस्या अब इतिहास बनने जा रही है। इसके लिए हमारे सभी सुरक्षा कर्मी बधाई। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा खबरों ले जुड़े रहो हम टीवी भारत के साथ।